स्वागत है। आप देख रहे हैं किस कहानी कुर्सी की। और अब बात हम करेंगे देश की चुनावी राजनीति की। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है और एनडीए को मजबूत करने की कवायद चल रही है। 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कौन कौन से दलों के नेता आएंगे, कौन से पुराने, कौन से नए चेहरे दिखाई देंगे, इसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। हमारे पास उन चेहरों की पूरी लिस्ट मौजूद है जिनके साथ बीजेपी का गठबंधन तय हो चुका है और जिनका एनडीए की बैठक में आना कंफर्म है। और वो नाम भी हमारे पास है जिनके साथ अभी बीजेपी की बात चल रही है और जो वेट एंड वॉच वाली लिस्ट में अभी आप कह सकते हैं और जिन पर अभी फैसला होल्ड पर है, उनके नाम भी हम आपको बताते हैं। तो आइए पहले एनडीए की ही बात कर लेते हैं। तो ये एनडीए का कुनबा आपने ये देखा होगा पिछले कुछ महीनों में ही बढ़ते बढ़ते अब इसमें आपको कई सारी छोटी बड़ी पार्टियां दिखाई देने लगी हैं। हम शुरुआत करें पहले ओवरऑल जो एनडीए का परिवार है उसके अंदर बिहार से कई सारे दल हैं, जैसे एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान है, आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा है, वीआईपी पार्टी से मुकेश साहनी है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी, अब तो खैर वो बीजेपी में हो गए। और इसके अलावा अकाली दल के साथ अभी बीच में खबर आई थी कि मामला तय हो चुका है, लेकिन अभी बातचीत चल रही है, ये बताया जा रहा है। सस्पेंस में अभी जयंत चौधरी की पार्टी भी चल रही है। कई खबरें ऐसी आई कि बीजेपी ने उनको ऑफर दिया है कि वो अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर दे, लेकिन जयंत चौधरी इसके लिए तैयार नहीं दिखाई देते। अभी कुछ दिनों पहले एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था कि आप गठबंधन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बीजेपी के साथ, तो उन्होंने कहा था क्या सूट सिलवा लूं, और वो उसके बाद से उन्होंने कभी खबर नहीं दी कि वो सूट सिलवाया उन्होंने या नहीं सिलवाया। जयंत चौधरी को लेकर भी सस्पेंस है। ऐसे ही जेडीएस कर्नाटक में बहुत चर्चाएं हैं कि बीजेपी के साथ बातचीत फाइनल हो चुकी है और जेडीएस भी एनडीए में आएगी। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस, वो पहले से यूपी में एनडीए के साथ है। ऐसे ही निषाद पार्टी के संजय निषाद वो महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे अब एनसीपी अजीत पवार के नेतृत्व में, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ भी अब लगभग बात फाइनल हो चुकी है और यह तय है कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे। तो अभी तक जो आरोप लगता था कि बीजेपी बिल्कुल अकेली खड़ी है, बाकी सारी पार्टियां एक और हैं, अब बीजेपी का परिवार भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले बिहार की। चिराग पासवान एक बार फिर एनडीए में वापस लौट रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। कल चिराग पासवान से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी, लेकिन गठबंधन से पहले चिराग ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी से साफ कहा है कि गठबंधन में अगर पशुपति पारस होंगे यानी उनके चाचा, तो वो शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा सूरजभान सिंह के प्रभाव वाली नवादा सीट भी वो चाहते हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी से 6 से 7 लोकसभा सीटें मांगी है और एक राज्यसभा सीट का भी की मांग भी चिराग पासवान कर रहे हैं। तो ये उनकी शर्तें हैं जिसके साथ चिराग पासवान आना चाहते हैं एनडीए में। सबसे पहली शर्त जो है कि सीटों के बारे में उनको पहले से जानकारी दी जाए, भले उसकी घोषणा ना हो, लेकिन उनको बता दिया जाए कि उनको गठबंधन में कौन कौन सी सीटें दी जा रही हैं। और 6 से 7 सीटें, 6 सीटों पिछली बार जीते भी थे रामविलास पासवान जी जब थे। और दूसरी शर्त यह है पशुपति पारस से कोई लेना देना ना हो, और तीसरी शर्त कि नवादा से सूरजभान सिंह को हराना उनकी प्राथमिकता होगी। तो ये चिराग पासवान की शर्तें हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी उनको लाना चाहती है और बीजेपी मानती है कि बिहार में चिराग पासवान के आने से उनको फायदा होगा। आइए इस पर जरा हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। देवेंद्र, बिहार में चिराग पासवान को लेकर के पार्टी का क्या मानना है बीजेपी का? निश्चित तौर पर बीजेपी चाहती है कि वो गठबंधन में हों। और कल आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि नित्यानंद राय जब गए थे चिराग पासवान के पास तो इसी मकसद से गए थे। और पिछले कुछ महीनों की बात करें सौरभ, तो उसमें चिराग पासवान की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हो चुकी है। और इस बार चिराग पासवान जो दिल्ली आए हैं, उनका पहला और सबसे बड़ा मकसद ये है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो। और इस मुलाकात के लिए जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने समय भी मांग रखा है। अब देखना है कि वो मुलाकात कब होती है, क्योंकि गृहमंत्री की अपनी दूसरी बहुत सारी व्यस्तताएं अभी चल रही है। और मुलाकात के पीछे की कहानी को अगर देखें तो चिराग पासवान ने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर जिले में एक बाई इलेक्शन में चिराग पासवान एनडीए कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने गए थे और तभी बीजेपी ने माना था कि उनके कैंपेन करने से बीजेपी को फायदा हुआ है। अभी चिराग पासवान की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें क्या मिलेगा वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, 2024 में ही चुनाव होना है। तो ऐसे में लोकसभा की सीटें
सीटें सबसे पहले वो मुकर्रर करना चाहते हैं। और जब लोकसभा की सीटें मुकर्रर करने की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये दोनों लिहाज से, एक तो संख्या और दूसरी वो कौन सी सीटें हैं। जैसे हाजीपुर से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और समझा जा सकता है कि पारस के लिए ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है। दूसरी जो उनकी प्राथमिकता वाली सीट होगी वो जमुई तो है ही, जहाँ से वो मौजूदा सांसद हैं। नवादा की सीट का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, सूरजभान सिंह की फैमिली ने पिछली बार वो टिकट लिया था और चिराग पासवान का ऐसा मानना है कि उनकी पार्टी में जो टूट हुई है और जो परिवार में टूट हुई उसके पीछे सूरजभान सिंह फैक्टर है। ललन सिंह ने सूरजभान सिंह को कहा था, उसके बाद सूरजभान सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिलाया। ऐसे में चिराग पासवान ये चाहते हैं कि नवादा की लोकसभा सीट भी उनके हिस्से में आए और वहाँ पे वो कैंडिडेट देकर सूरजभान के परिवार का जो भी व्यक्ति वहाँ से अगले लोकसभा चुनाव में लड़े उसे वो पटकनी दिलाएं। इसके अलावा उनकी नज़रें टिकी हैं बक्सर में, वाल्मीकि नगर में, जहाँ से उन्होंने अलग अलग लोगों को जैसे हुलास पांडे या तिवारी इन सब लोगों को ज्वाइन कराया। हालांकि उन सीटों को लेकर निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से ज़बरदस्त रिजर्वेशन रहेगा और फाइनल जो आंकड़ा आएगा उसमें ये देखना होगा कि समस्तीपुर, खगड़िया और जिन सीटों की हमने बात की, या वैशाली और इसके अलावा जिन सीटों की हमने बात की, उनमें से कौन सी 4 या 5 सीटें चिराग पासवान को दी जाती हैं। बीजेपी के सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 4 से 5 सीटें ही दी जाएंगी, इसके अलावा नहीं। बीजेपी को एक मशक्कत ज़रूर करनी पड़ेगी अगर वो चाहेंगे कि पारस और प्रिंस दोनों को रखा जाए गठबंधन में और उनको 2 सीटें दी जाए, तो वहाँ पे चिराग पासवान को समझाना एक मशक्कत करनी पड़ेगी बीजेपी के लिहाज से। जी ठीक है, और बीजेपी चाहती है कि दोनों उनके साथ रहें। अब जरा यूपी की बात भी कर लेते हैं देवेंद्र, फिर आपसे कमेंट लेंगे। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी आएंगे साथ बीजेपी के या नहीं, इस पर अभी भी एक सस्पेंस है, एक सवालिया निशान है। जयंत चौधरी से बीजेपी की बात चल रही है, अब ये कोई छुपी बात नहीं है और बीजेपी ये मानती है कि अगर पश्चिम में उसके साथ जयंत चौधरी आ जाएं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और बाकी और दल, अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी उनके साथ है, तो जो दावा बीजेपी कर रही है 80 में से 80 सीट, वो हकीकत में तब्दील होने से कोई रोक नहीं सकता। 2 दिन पहले बीजेपी की उत्तर जोन की मीटिंग में इस बात पर बात भी हुई थी। पूर्वांचल में राजभर के साथ गठबंधन करीब करीब तय है, ऐसी चर्चाएं हैं, और पश्चिम में जयंत चौधरी की पार्टी से गठबंधन अगर हो जाता है तो बीजेपी इसको अपने लिए काफी मुफीद मामला जो है वो मानती है। इन दोनों ही नेताओं के बारे में क्या खबरें हैं देवेंद्र? और सौरभ, 2 दिन पहले जैसा कि आपने खबर में अभी ये बताया कि दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग में जो उत्तर जोन की बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली थी, उस बैठक में अलग अलग राज्यों की जो रिपोर्टिंग ली जा रही थी कि वहाँ पे मौजूदा स्थिति क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, आगे क्या होना है, तो उस लिहाज से उत्तर प्रदेश की जो ब्रीफिंग हो रही थी, रिपोर्टिंग हो रही थी, उसमें मीटिंग में ये कहा गया कि अगर पश्चिम क्षेत्र में अजीत चौधरी की जो पार्टी है, जयंत चौधरी जो अब संभाल रहे हैं, उनकी आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पूर्वांचल में अगर आ जाए तो बीजेपी 80 सीट का जो टारगेट रख रही है, यानी कि सभी लोकसभा सीटें जीतने का जो टारगेट रख रही है, उत्तर प्रदेश में उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। समझा जा सकता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी, जिसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्टिंग कर ले रहे हों और वहाँ पर इस बात को कहा जा रहा हो, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी कितनी गंभीर है। ओम प्रकाश राजभर में तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या सिर्फ इस बात को लेकर अभी भी अटकी हुई है कि हमें सोर्सेज ये बताते हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि जयंत चौधरी अब अपनी पार्टी का विलय ही कर ले बीजेपी में। जयंत चौधरी अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं और सिर्फ इस वजह से गठबंधन का ऐलान अभी तक रुका हुआ है। आगे देखना होगा कि दोनों में से कौन सा पक्ष जो है वो अपने रुख में नरमी लाता है और गठबंधन के लिए तैयार होता है। मतलब दोनों पक्ष से ये सहमति है कि साथ आना हम दोनों के लिए अच्छा है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी हो। इस पर एक यूपी और बिहार की हमने बात की, तो हमारे एक्सपर्ट्स का भी कमेंट इस पर हम ले लें। बिहार में चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए? अब चाचा और भतीजे की लड़ाई में क्या किसी एक की कुर्बानी बीजेपी को देना मंजूर होगा? नहीं, मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे कि ना मंजूर हो, लेकिन जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है उसमें भले पशुपति पारस के पास सांसद अभी दिख रहे हैं, लेकिन जो रामविलास जी की विरासत है, जो आमतौर पर ऐसा पारिवारिक पार्टियों में होता है, चाहे जाति पार्टियों में होता है, कि वो उसी से सीधे रिलेट करते हैं। तो रामविलास जी के बाद पशुपति पारस अभी तो दिख रहे हैं, लेकिन 24 के चुनाव में ज्यादा वो चिराग के साथ जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कोई माने या ना माने, और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता भले न कहें, लेकिन आपको याद होगा जब चिराग पासवान कहते हैं हम तो हनुमान हैं, हम तो भक्त हैं, और पूरे चुनाव में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि क्लेश ही यही रहा कि ये चिराग पासवान को आगे रख के सब कर रहे हैं। तो चिराग पासवान भाजपा से न कभी अलग थे, न हो सकते हैं। शर्तें जितनी होंगी वो देखने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान निश्चित तौर पर आ रहे हैं।
पशुपति पारस को समझाया जाएगा, जो शायद चिराग अपने लिए मांग रहे हैं, वो कुछ और तरीका निकाला जाएगा, किसी तरह से पशुपति पारस को कोई तरीका निकाले कि आपको चुनाव के बाद हम राज्यसभा दे देंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, और फिर शायद चिराग को समझाने की कोशिश होगी कि इस लार्जर कोलिशन में आपकी भूमिका इस तरह की बन सकती है। लरी साहब, यूपी बिहार में बीजेपी ने कुछ अपनी सेना मजबूत की है? नहीं, देखिए, ये दोनों जगह पे जो खास तौर पे हिंदी पट्टी का दोनों में बीजेपी का हावी है। बीजेपी का, मगर यूपी में अगर खास कहेंगे तो मुझे नहीं दिखाई देता है कि उसमें अपोजिशन कुछ कर पा रहा है, उसका कुछ भीषण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। खास तौर पे मेन प्लेयर है अखिलेश, लेकिन अखिलेश को तो मैदान में दिखाई भी नहीं आप मैदान में नहीं दिख रहे? नहीं दिखाई दे रहा है। और मायावती तो बहुत दिन से पीछे है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन अखिलेश का एक अपना जातिगत वोट बैंक है, उससे कुछ वोट मिल सकते हैं। लेकिन बीजेपी का जो ध्यान, मुझे जो लग रहा है कि एक जातिगत समीकरण, जिसको सोशल इंजीनियरिंग आप कहेंगे, ये करने में ज़्यादा एक कोशिश है। लेकिन एक चैलेंज भी है ये कि सबके साथ अगर सीट का बंटवारा करना पड़ेगा तो बीजेपी का अपना सीट कम ना हो जाए। इसलिए बीजेपी चाहेंगे वो फॉर्मूला जयंत चौधरी के लिए जो था कि आप बीजेपी का सिंबल में ही लड़िए। तो ये जो बाकी सारी जगह पे कितना पार्टी राजी होगा कि नहीं, कुछ पार्टी राजी भी हो सकते हैं। जैसे बिहार का जो समस्या है, चिराग और उसका चाचा भतीजा का जो समस्या है, चाचा को बीजेपी अपने आप ले सकता है, अपना पार्टी का सिंबल से लड़ा सकते हैं, उससे चिराग से सब समस्या नहीं होगी। चिराग का है कि जो पासी वोट है वो डेफिनेटली एक मायने रखता है बिहार का पॉलिटिक्स में। इसलिए बीजेपी का जो अपर कास्ट जो वोट है उसके साथ अगर ये जुड़ जाता है, खास तौर पे जो एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड कुछ जातिगत जो यूपी बिहार दोनों जगह पे लेने का कोशिश चल रहा है, जैसे हम नाम भी आप दिखाया, आप एक नाम गठबंधन में शायद किसी कारण से छूट गया होगा, रामदास अठावले 9 साल से बीजेपी के साथ है, भले ही एक है अभी राज्यसभा से है, लेकिन उनका भी एक डिमांड है कुछ, वो चाहेंगे तो वो। अभी आपने जो बात कही वो इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी सुन भी रहे हैं कि बीजेपी बड़ा हार्ड बार्गेन कर रही है इस बार, और वो मूड में बिल्कुल नहीं है। सहयोगी दलों को साथ तो लाना चाहती है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा सीटें ऑफर की जाए ऐसा नहीं चाहती बीजेपी। शायद बिहार का एक्सपीरियंस या महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस से उनको लगा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जानती है इन सहयोगी दलों की प्रकृति, कि कब उछल के कहाँ चले जाए, कब कूद के कहाँ चले जाए, और वोट सारा मोदी के नाम पर, वोट सारा मोदी के नाम पर, या बीजेपी के काडर उनके लिए वोट लाएंगे। अब मान लीजिए 2024 में ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ इधर उधर जाने की हो तो ये कूद के भाग जाएंगे। तो इसलिए बीजेपी की कोशिश है इनको कम से कम सीटें दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़ाए जाए अपने सिंबल पर लड़ाए जाए। और पशुपति पारस का जो पूरा समूह ग्रुप है, मुझे लगता है वो तो बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव उनको लड़ाया जाएगा, क्योंकि उनका जमीनी आधार कुछ नहीं है। विरासत जो रामविलास पासवान जी की है वो चिराग पासवान का था। अभी चिराग पासवान बिहार का दौरा कर रहे हैं, मैंने लगातार उनके वीडियोज और फोटोग्राफ देखे हैं कि काफ़ी अच्छी भीड़ उनके सभाओं में जुट रही है। तो वो विरासत उनके पास है। तो बीजेपी भी जानती है इस बात को। उस समय उनको एमपीज की जरूरत थी, इसलिए पशुपति पारस को ले लिया। उत्तर प्रदेश में ये है कि ओम प्रकाश राजभर का आप देख लीजिए, वो तो योगी सरकार में मंत्री थे, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहते थे, और उसके बाद फिर उधर चले गए, फिर अब इधर आ रहे हैं। तो कोई भरोसा नहीं कब कहाँ चल रहे हैं। यही हाल जीतन राम मांझी का बिहार में है, यही हाल जो है साहनी जी का है। तो बीजेपी बहुत, और बीजेपी बार्गेनिंग पोजीशन में है। जरूरत बीजेपी की जितनी है उससे ज्यादा इनकी जरूरत है। इनको भी तो अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए बीजेपी के साथ आना जरूरी है। जयंत का ना तो अब आपको जयंत वाले मामले में क्या है, जयंत का क्या है, जयंत के पिताजी एक बार कांग्रेस में अपनी पार्टी मर्ज कर गए थे, अजीत सिंह जी, और उसका उनको नुकसान ये उठाना पड़ा था कि बहुत सारा उनका काडर जो था वो कांग्रेस में ही रह गया जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, अलग हुए, और उसको रिवाइव करने में उनका बड़ा समय लगा। उस तरह रिवाइव नहीं कर पाए जैसा कि कांग्रेस में जाने से पहले लोकदल था। और जयंत इस बात को जानते हैं कि अगर वो चले गए, बीजेपी में मर्ज कर दिया उन्होंने, तो उनका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। साथ रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो अपना दरबार, अपना एक प्रभाव अलग रखना चाहते हैं, ताकि जाटों में उनकी स्थिति एक जो जाट नेता की है वो बनी रहे और एक विकल्प के रूप में हमेशा वो अपनी बिरादरी में मौजूद रहे। अब एक लास्ट फाइनल छोटा कमेंट यूपी बिहार पर मैं चाह रहा हूं, जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो रिवीजन हो गया, सब हो गया, पैक हो गया मेरा ये, तो अब यूपी बिहार बीजेपी ने पैक कर लिया अपनी तरफ से। नहीं, आपने छोटा जवाब देने को कहा है, तो मैं एकदम 2 लाइनों में देता हूं। बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी 30-10 और उत्तर प्रदेश के लिए 72-8 के फॉर्मूले पर काम कर रही है। 120 सीटों में इतनी ही गुंजाइश सहयोगियों की है, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें जितने सहयोगी आएंगे वो आएंगे, नहीं तो वो एनडीए गठजोड़ से बाहर हो जाएंगे।
चले अब एक पंजाब का जिक्र भी कर लेते हैं। पंजाब में अकाली दल बीजेपी के सबसे पुराने साथियों में से एक था, लेकिन किसान आंदोलन के वक्त आपने देखा कि वो बाहर चले गए थे और अभी भी ये चर्चाएं थी कि वो साथ आ रहे हैं। अकाली दल के साथ बातचीत भी फाइनल स्टेज पर बताई जा रही थी, लेकिन खबर ये है, देवेंद्र इसको कंफर्म करेंगे, बीजेपी की स्टेट यूनिट जो है उसका कुछ रिजर्वेशन है अकाली दल को लेकर। क्या मामला है देवेंद्र? और सौरभ, क्योंकि तकरीबन 1 महीने पहले सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है। वो मुलाकात लगभग 45 मिनट की रही थी। सुखबीर सिंह बादल ने खुद, जो हमारे सोर्सेज हैं, ये बताते हैं कि उन्होंने बताया कि न सिर्फ दोनों दलों के लिए बल्कि किस प्रकार से ये पंजाब के लिए और पंजाब के लिहाज से पूरे देश के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर ये दोनों दल साथ आएँ। पूरे देश के लिहाज से ज़रूरी का जो तर्क है वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस प्रकार से पंजाब में बहुत ज़्यादा अलगाववाद और खालिस्तान वालों की आवाज़ उठ रही थी। तो ऐसे में अकाली दल बार बार इस बात को जोर दे रहा है और बीजेपी का टॉप लीडरशिप भी ये समझता है कि अकाली दल उस मामले में एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है, उस तरह के इमोशन को बहुत आसानी से दबा लेता है। तो वहाँ पर उस बात पर तो सहमति है, लेकिन जो स्टेट यूनिट बीजेपी की है उससे जुड़े हुए सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि वो लोग कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप यही मान सकते हैं ताकि बार्गेन आसानी से हो सके, चाहे लोकसभा की सीटें हों या विधानसभा की सीट। इसके अलावा क्योंकि कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, प्रिंसिपली कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो उस लिहाज से तय मानिए कि ये सिर्फ समय की बात है। अकाली दल और बीजेपी दोनों साथ आएंगे। फिलहाल सिर्फ स्टेट यूनिट को क्योंकि रिजर्वेशन है, इसलिए ये मामला थोड़ा आगे और लंबा खिंचता नजर आ रहा है। चलिए अब एक चर्चा हम राजस्थान की करना चाहते हैं। जी हाँ, प्लीज प्लीज। दरअसल पंजाब में इसीलिए सुनील जाखड़ को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, जिनका अकाली दल के प्रथम परिवार के साथ, बादल परिवार के साथ अच्छे रिश्ते हैं उनके, क्योंकि कांग्रेस वहाँ के बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनके रिजर्वेशन हमेशा रहे हैं अकाली दल को लेकर के, जो देवेंद्र कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सुनील जाखड़ इसमें एक रास्ता बना सकते हैं कैसे दोनों दलों के बीच में जो है एक यहाँ भी दोनों दल चाहते हैं कि आ जाएं। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन जैसे किसान कृषि बिलों की वजह से बाहर हुए, इस बार यूसीसी पे भी उनके सुर जो है वो साथ नहीं है बीजेपी। यूसीसी एक मुद्दा है उनके बीच में, लेकिन यूसीसी को टाला जा सकता है। जैसे कि हम सब मान रहे हैं कि अभी देखिए प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में यूसीसी पे बोला, लेकिन रायपुर और गोरखपुर में नहीं बोला। तो ये भी तो नोट करने वाली बात है, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको थोड़ा सा प्ले डाउन भी किया है। और मुझे लगता है लॉ कमीशन अभी वो लंबा खींचेगा, अभी इस सेशन में या इस कार्यकाल में तो नहीं आएगा, तो इसलिए वो समस्या नहीं आएगी। एक बार जरा राजस्थान, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खेमों से खबर है यहां पर। आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं चंद महीनों के बाद। कांग्रेस पार्टी ने गहलोत और सचिन पायलट का पैचअप करा दिया है, कम से कम खबरें यही बता रही हैं। अब सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि मैंने भुला दिया, मुझसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ कर दो और भूल जाओ, मैं भूल गया हूं, अब बस एक साथ चलने का ही रास्ता हमारे सामने बाकी है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की बात हुई, वहां उन्होंने घर का झगड़ा सुलटा लिया। बीजेपी के अंदर चेहरे की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जैसा और राज्यों में लड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन यहां एक और चेहरा है, वो है वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे का चेहरा सामने नहीं रखा जा रहा। पूरा सम्मान वसुंधरा राजे को दिया जाएगा। चुनाव में टिकट वितरण की बात होगी, उनकी राय भी ली जाएगी, उनके लोगों को टिकट भी दिया जाएगा, लेकिन सीएम कैंडिडेट के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम घोषित नहीं होगा। ये बात बिल्कुल तय। देवेंद्र, ये बड़ी पशुपेश की सी परिस्थिति है। आपके पास एक ही बड़ा नोन चेहरा है वहां पर, जो मुख्यमंत्री रह चुका है, और आप उसको नाराज भी नहीं करना चाहते और साथ लेकर के इतना भी नहीं चलना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कर दें उनको सीएम के तौर पर। और बिल्कुल सौरभ, क्योंकि उससे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो यहाँ पर पार्टी के लिए चेहरे को लेकर कोई समस्या नहीं है। ये ज़रूर है कि क्योंकि वसुंधरा राजे स्टेट लीडर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो ऐसे में कहीं भी ये मैसेज भी नहीं दिया जा सकता कि वसुंधरा राजे का सम्मान नहीं किया जा रहा। और आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों लगातार जब वो दिल्ली आ रही हैं, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, बीजेपी के संगठन महामंत्री हों, सबके साथ उनकी मुलाकात चल रही है, उनकी राय ली जा रही है। लेकिन कहीं से इनडायरेक्टली भी ये प्रोजेक्शन नहीं किया जाएगा, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सीएम की फेस होंगी या चुनाव के बाद सीएम हो सकती हैं। पार्टी प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व के आधार पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चेहरे के साथ जाएगी कि डबल इंजन की सरकार का जो तर्क होता है उसी के साथ जाने की तैयारी दिख रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी फेस के तौर पर अनाउंस कर देगी, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनके इक्वेशन या जो उनका तेवर रहता है उसको तो छोड़ दीजिए, स्टेट यूनिट के भी जो लीडर हैं, बहुत ज़्यादा लीडर ऐसे हैं जो एकदम ठंडे पड़ जाएंगे और वहाँ पर पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी। ऐसे में पार्टी ये रिस्क उठाने के लिए कतई मूड में नहीं दिख रही। जी चले, राजस्थान में इस वक्त क्या आपको कौन सी पार्टी कहाँ दिखाई दे रही है लड़ाई में, उस पर एक कॉमेंट। मैं पिछला हफ्ता यहाँ नहीं था आप लोगों के बीच, मैं राजस्थान गया हुआ था और मैंने उदयपुर में ये देखा, वो और मुझे लगता है पूरे राजस्थान में ही होगा, हर जगह अशोक गहलोत के पोस्टर। मतलब
इस पर कितना खर्चा हो रहा होगा इसका अंदाजा ही कोई लगा सकता है, लेकिन आप मिस नहीं कर सकते। हर जगह अशोक गहलोत मौजूद है, हर जगह। आप रेस्टोरेंट में जाइए, आप बाग में जाइए, कहीं भी जाइए, सरकारी दफ्तर में जाइए, अशोक गहलोत का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने है। हाँ, वो कम वैसे ही है, हर पेट्रोल पंप पर मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमको दिखाई पड़ता है। तो वही मॉडल अशोक गहलोत ने अपनाया कि हर जगह जो है वो अपने को उपस्थित करें। जो लोग कह रहे हैं कि वो लड़ाई में आ गए वापस, ऐसा लगता है कि आपको? देखिए, अब आप हो गया है राजस्थान, मैंने तो ये देखा कि वो माहौल बना लेकिन रहे हैं। हाँ, माहौल बना रहे हैं। वही माहौल में तो आ ही गए हैं वापस, माहौल में तो बल्कि आगे होंगे, माहौल के हिसाब से तो आगे होंगे, क्योंकि बीजेपी इतने चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे वहां पर बीजेपी के पोस्टर। लेकिन जमीन पर क्या है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। एक बात मैं बताऊं, बीजेपी और कांग्रेस में वहां पर एक जो मुझे वहां मेरे फीडबैक मिला है राजस्थान से, कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में रही है, नीचे तक उनके लोग। बीजेपी में दिक्कत क्या है, बीजेपी में मल्टी लेवल गुटबाजी है। वसुंधरा जी का गुट, सतीश पूनिया जी का गुट, उसके अलावा ये अभी जो तमाम सारे नेता वहाँ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का एक अलग ग्रुप है, राजवर्धन राठौर के भी लोग हैं, ये अर्जुन मेघवाल जी का है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नीचे के लेवल तक ये गुटबाजी है, ये सरफेस पर नहीं है। तो ये बीजेपी की एक समस्या है, और इसीलिए बीजेपी को के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो एक चेहरा न दे करके प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि जाहिर है, जैसा देवेंद्र कह रहे थे, सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं बीजेपी में, और मोदी जी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ती है बीजेपी तो इन सारे गुटों को साधने में उसको सुविधा होगी। तो बजाय किसी एक चेहरे पर लड़ती है तो दूसरे गुट वाले खिलाफ हो जाएंगे। तो सबको साध करने के लिए मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना जरूरी है। देखिए, ये बात तो सिर्फ अपहिल टास्क कांग्रेस पार्टी के लिए, वहां की राज्य की ये रिवायत है कि सरकार बदलती है 5 साल पर। ऐसे में अशोक गहलोत सचिन पायलट से लड़ाई भी लड़े, उसके बाद आला कमान को भी उनको ठीक ठाक रखना है, उनसे रिश्ते बना करके रखने हैं, और वो जब जो पॉलिसीज जो उन्होंने कई पिछले महीनों में लागू की हैं, जिस पॉपुलर पॉलिसीज, 500 रुपये में सिलेंडर दे रहा, 500 रुपये में चिरंजीवी योजना, हेल्थ 25 लाख तक का जो है इलाज था, उसका और आगे बढ़ाया। और अब सचिन पायलट से झगड़ा भी खत्म हो गया, बता रहे हैं। पड़ेगा कि अशोक गहलोत एक है ना, राजस्थान में जितना जातियां है उसमें सचिन पायलट एक जाति का रिप्रेजेंट करता है, उसको अगर प्रोजेक्ट करने से बाकी जातियां नाराज हो जाते हैं, मीना खास तौर पे जाट। इसलिए अशोक गहलोत एक एवरेज लीडर है, वो भी सबको मिला के चल सकते, इसलिए उनका पॉपुलैरिटी डेफिनेटली सचिन से ज़्यादा है। और सचिन तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी के लिए कर दिया है कि उन्होंने ऐसे वसुंधरा राजे का नाम ले रहा है, उसका भ्रष्टाचार का इशू सामने ला रहा है। वसुंधरा का नाम कहीं नहीं था, वो सामने ला दिया सचिन ने। अगर अब उसके खिलाफ तो उसको तो सबसे बड़ा नेता सचिन ही बना रहा है। हर बार अशोक पार्टी के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वसुंधरा के ऊपर कार्रवाई करो, नहीं करोगे तो वो दिखा रहा है कि नाराजी है वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से, लेकिन एक्चुअली वो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर का। सचिन के लिए कोई ऑप्शन है नहीं। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, और मुझे फिर दूसरी बार रिक्वेस्ट करनी होगी, हरभजन दीजिए थोड़ा छोटा कमेंट, किसका घर मजबूत दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको? नहीं, बहुत साफ है, घर भारतीय जनता पार्टी का ही मजबूत है। और वसुंधरा को एक लाइन की बात समझाई गई है, जो मेरी जानकारी है, कि आपके नाम पर चेहरे पर हम चुनाव नहीं जीत पाए, मोदी के नाम चेहरे पर लगभग सारी लोकसभा सीटें जीत लेते हैं। यही फॉर्मूला काम करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।